उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पॉलिटिकल साइंस सीएसएस के जो सब्जेक्ट्स हैं मेजर, इनमें एक मेजर टॉपिक है मौलवी तमीजुद्दीन केस वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। मौलवी तमीजुद्दीन केस को स्टडी करने के लिए थोड़ी मैं बैकग्राउंड को आपको हाईलाइट करवाता हूँ। जब पाकिस्तान बना तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, वो उसको बेसिकली मुल्क का लॉ या कंट्री लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। वो क्या था? वो 19 ये देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, ये गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट 1935 जो था बेसिकली इसी को ही लागू किया गया था एज इट इज। इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की गई थी। तो उसके बाद जो कंट्री का मेन जो हेड होता है उसे कहते हैं गवर्नर जनरल। सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, ठीक हो गया। और जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जनाब साहिबजादा लियाकत अली खान। और उसके बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जब इनकी डेथ हो गई 1948 में, देन ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो थे वो पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल बने। और उसके बाद इधर आए ये जो लियाकत अली खान थे प्राइम मिनिस्टर, जब इनकी असैसिनेशन हुई 1953 में, तो प्राइम मिनिस्टर ये जो गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे, इन्होंने गवर्नर जनरलशिप छोड़ी और ये बन गए प्राइम मिनिस्टर। और इनकी जगह गवर्नर जनरल बन गए गुलाम मोहम्मद। ठीक हो गया, यहां तक आपको समझ लग गई। अच्छा, गवर्नर जनरल के पास बहुत ज्यादा इख्तियारात होते थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि तमाम के तमाम इख्तियारात गवर्नर जनरल के, ये कंट्री या स्टेट का हेड होते हैं। अच्छा, जो जनाब थे गुलाम मोहम्मद साहब, इन्होंने डिसमिस कर दिया किनको? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को, जो कि पहले गवर्नर जनरल थे और बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थे। और इनकी जगह उन्होंने अपॉइंट किया मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा साहब, इनको किस प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। यहाँ से ये इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती। मगर इससे पहले थोड़ा मैं और डिटेल में चला जाऊं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी, जिसे अब हम नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, इसका नाम पहले था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और इसको फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे, अब तो स्पीकर कहा जाता था, तब प्रेसिडेंट कहा जाता था। उसके फर्स्ट स्पीकर थे मोहम्मद अली जिन्ना और उनके बाद थे मौलवी तमीजुद्दीन। इनको अपॉइंट करने वाले कौन थे? जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब। ठीक हो गया। इन्होंने इन्हें प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का अपॉइंट किया था कि ये पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसकी ये असेंबली, उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के काम में मसरूफ थे। अच्छा, ये यहां तक हो गया। उसे अब दोबारा हम पीछे जाते हैं। जब गुलाम मोहम्मद साहब ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को डिसमिस करके मोहम्मद अली बोगरा को अपॉइंट कर दिया, तो मोहम्मद अली बोगरा जो थे उन्होंने कहा कि भाई ये क्या बात हुई। हालांकि उनको तो खुशी होनी चाहिए थी, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ये प्राइम मिनिस्टर बन, मगर उन्हें साथ में ये भी डर था कि ये जैसे इन्होंने पीछे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को डिसमिस कर दिया है बगैर किसी रीजन के, ये मुझे भी डिसमिस कर देंगे। इनके पास इतने इख्तियारात हैं। उन्होंने सोचा कि इनके इख्तियारात को कंट्रोल किया जाए, इसलिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। ठीक हो गया। उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का सेक्शन 10 था जो, उसमें अमेंडमेंट की। अच्छा, ये वर्ड ए है, ये बेसिकली अमेंडमेंट के लिए होता है। उन्होंने सेक्शन 10 जो कि गवर्नर जनरल को इतने ज्यादा इख्तियारात देता है, उनको खत्म करने के लिए सेक्शन 223A अमेंडमेंट की इसमें। अच्छा, सबसे मजे की बात है तो एक ये भी है कि जब तक किसी भी अमेंडमेंट को और लेजिस्लेशन को या एक्ट को जब तक गवर्नर जनरल की असेंट यानी कि रजामंदी ना मिले, वो कुछ भी नहीं होता, वो एक्ट नहीं होता, चाहे असेंबली पास कर ले।
ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मुताबिक ये रूल था। ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, इन्होंने ये एक्ट अमेंडमेंट कर दी कि भाई इनके इख्तियारात में कमी की जाए। तो जो गुलाम मोहम्मद साहब थे ये सैर तफरीह के लिए गए हुए थे मरी वगैरह। तो जब इन्हें पता चला पीछे ये चेंजिंग हो रही है तो ये वापस आए, और इन्होंने आते ही क्या किया, इन्होंने जनाब मोहम्मद अली बोगरा साहब को कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने सीधा आते ही मौलवी तमीजुद्दीन जो थे उनको डिसमिस कर दिया। कब डिसमिस कर दिया? 24 अक्टूबर 1954 को डिसमिस कर दिया। और जब इन्होंने डिसमिस कर दिया तो वो जो मिनिस्टर्स थे उनकी एक कैबिन बना दी, उनकी एक असेंबली बना दी और इनको डिसमिस कर दिया। अच्छा, क्या क्या डिसोल्यूशन ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट को डिसोल्यूट किया, डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, दो काम किए इन्होंने। और थर्ड क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स की एक काउंसिल बना दी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। मौलवी तमीजुद्दीन फाइल अ केस इन सिंध हाई कोर्ट, गवर्नमेंट सेड। अच्छा, जो मौलवी तमीजुद्दीन थे इन्होंने इनके खिलाफ एक पिटीशन दायर की सिंध हाई कोर्ट, जो कि इसका नाम उस वक्त था सिंध हाई कोर्ट का नाम था सिंध चीफ कोर्ट, अब इसका नाम है सिंध हाई कोर्ट। इन्होंने इधर केस किया और कहा कि भाई ये मामला हुए हैं। तो मगर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दावा ये किया कि क्योंकि 223 एक्ट को गवर्नर जनरल की असेंट यानी कि रजामंदी नहीं मिली थी, इसलिए ये कोई कानून नहीं है। किसके तहत? उन्होंने कहा 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके मुताबिक। तो जो इसी तरह उन्होंने कहा इसलिए जुडिशरी को ये इख्तियार नहीं है कि वो इस केस को सुन सकें। मगर जुडिशरी ने कहा कि नहीं, जैसा कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और इसलिए कि ये जो डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ये इन्होंने जो काम किया ये ठीक नहीं किया और इसलिए रजामंदी की भी जरूरत नहीं है, इन्होंने कहा। और इस तरह इन्होंने मौलवी तमीजुद्दीन के हक में फैसला किया। मगर इसमें मजीद दिलचस्प मरहला तब आया जब फेडरल गवर्नमेंट ने यानी कि गुलाम मोहम्मद साहब ने जब ये केस फेडरल गवर्नमेंट में ले गए, उस वक्त इसका नाम फेडरल कोर्ट था और अब इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फेडरल कोर्ट ने क्या अपनी राय दी या फैसला दिया? उन्होंने कहा कि जब तक 223 एक्ट को गवर्नर जनरल की एसेंट यानी कि रजामंदी नहीं मिली, उस वक्त तक ये लॉ नहीं बन सका, ना ही इसे अमेंडमेंट कबूल किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि और ना ही सिंध हाई कोर्ट ये फैसला सुनने की ज्यूरिसडिक्शन रखता है। और इस तरह उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट यानी कि गुलाम मोहम्मद साहब के हक में फैसला दिया। और इस फैसले को आज तक पार्लियामेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ा और बहुत गलत फैसला तस्वर किया जाता है कि यानी इसकी वजह से पाकिस्तान की पार्लियामेंट कमजोर हुई। और इसके बाद जब जिसका जी चाहा किसी की भी गवर्नमेंट का पलड़ा उलट दिया, मार्शल लॉ लगाने वाले आए तो उन डिक्टेटर्स ने अपने लिए इसको यूज किया और जुडिशरी ने उनका मुकम्मल तौर पर साथ दिया। इस तरह पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री इस लिहाज से ये जो मौलवी तमीजुद्दीन केस है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रखा है और साथ में आपने लाजमी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी रखा होगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मेजर सब्जेक्ट है, टॉपिक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।